नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि सर ज्यादा एक्सप्लेनेशन मत करो, है ना, टिक लगाते जाओ। तो भाई वैसे एमसीक्यू करने का कोई मतलब है ही नहीं, है ना। जब एमसीक्यू देखोगे उससे रिलेटेड आप एक्सप्लेनेशन 2-3 पॉइंट और नहीं समझोगे तो एग्जाम में आप वैसे ही नहीं पूछने वाला, है ना। तो उससे रिलेटेड देखो, जो भी क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड फैक्ट आपको जानने पड़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन वहां पे जितना इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हर एग्जाम में काम आएगा। कल ही के पेपर में एक देख लेना, कौन सी नदी इंद्रावती नदी की सहायक नदी नहीं है, पूछा गया है बॉयलर इंस्पेक्टर का। और वही क्वेश्चन को हम लोग कल ही किए थे, याद करो, उस सैटरडे को किए थे, है ना। तो उसमें मैं पूरा बताया था कि उसकी सहायक नदियां कौन सी है, कहां कहां से निकल रही है ना। तो उसमें से देखना KGN BN करके मैं पढ़ाया था, वही चीज आया था। और वहां पे पर्टिकुलर हाईलाइट किया था कि मलेंगर नदी नहीं है इसकी सहायक नदियां। तो कल के क्वेश्चन देखोगे सेम टू सेम एज इट इज मिलेगा। अब बोलोगे कि इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन में मत जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, है ना। अगर किसी को अगर ये लग रहा होगा कि एक्सप्लेनेशन ज्यादा मत करो तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दो, लेकिन जो पैटर्न है उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता भाई, है ना। तो एक्सप्लेनेशन के साथ देखते जाओ। और ऐसा नहीं कि एक दो पॉइंट समझेंगे, है ना, थोड़ा अच्छे से जो भी क्वेश्चन है पर्टिकुलर उसके एस्पेक्ट में जितना और क्वेश्चन डेवलप हो सकता है उन सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि सिर्फ चुपचाप MCQ देखे, टिक लगाए और आगे बढ़े, ये पैटर्न नहीं चलेगा, है ना। तो चलो आप पहला देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, और अगर आपको और भी अभी लग रहा है तो एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ सर विथ एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हम लोग और डिटेल से करते जाएंगे। अगर जिसको जिसको MCQ फॉर्म में चाहिए सिर्फ पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो और टिक करो, अगर ये भी फॉर्मेट चाहिए तो भी बता दो ना, है ना। लेकिन ज्यादा प्रिफेयर करना विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर भी आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग वैसा पैटर्न लेके आएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है कि पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के हयवंशी राजा मयूरध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, मयूरध्वज की दंत कथा। मयूरध्वज की दंत कथा क्या था भाई, तो मयूरध्वज और ताम्रध्वज ये सब किसके बारे में, रतनपुर, है ना, हारंग के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। क्या कहानी है कि उनका एक बेटा रहता है ना, और कृष्ण और अर्जुन परीक्षा लेने आते हैं। ठीक है, कृष्ण और अर्जुन परीक्षा लेने आते हैं। क्या कहा जाता है कि भगवान कृष्ण रहते हैं, है ना, और अर्जुन रहते हैं, उनके साथ एक बाघ आता है। ठीक, बाघ का रूप धारण करके आता है। और क्या, जो राजा रहता मयूरध्वज उनसे पूछते हैं कि ये शेर भूखा है, इसको खाना दो, और आपका जो बेटा है उसको क्या करो, उसी का मांस चाहिए करके इसका बलि दो, बोला जाता है। तो फिर राजा जी क्या करते हैं, अच्छे आदमी रहते हैं, अच्छे व्यक्ति रहते हैं, बेचारे शेर का जो जीवन है उसको बचाने के लिए आरे से क्या करते हैं, उसको चीर देते हैं, उनके पुत्र को आरे से काट के दे दिया जाता है शेर को, है ना। तो इससे भगवान खुश हो जाते हैं और उनके पुत्र को पुनः जीवित कर देते हैं। ठीक, यही दंत कथा क्या है, प्रचलित है मयूरध्वज की दंत कथा के संबंध में। ठीक है, और जब आरे से अंग को चीर रहे थे, उनके शरीर को काट रहे थे, तब ही उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, आरंग, है ना। आर्य से अंग को चीरने के कारण उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था, आरंग पड़ा था। ठीक है, अब इस घटना के अनुसार आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, देखने को मिल रहा है कि कृष्ण भगवान, अर्जुन भगवान ये सब आ रहे हैं, तो मतलब ये महाभारत काल से संबंधित उनका समकालीन होगा, मतलब राजा युधिष्ठिर के समकालीन होंगे। लेकिन राजा युधिष्ठिर युद्ध की समाप्ति के लिए नहीं आएंगे भाई,
मतलब जो युद्ध है या जो घटनाक्रम है, उन घटनाक्रम की समाप्ति के लिए कौन नहीं आएंगे? युधिष्ठिर नहीं आएंगे। ठीक है, युधिष्ठिर उनकी विवाद का खत्म करने के लिए नहीं आएंगे। ठीक, चलो तो पहला स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है। मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था क्या? अब बिल्कुल समकालीन था, है ना। यहाँ पे कृष्ण अर्जुन भगवान की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए युधिष्ठिर का समकालीन होगा, ये सही दिख रहा है अपने को। ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है पूछ रहा है ना, तो कौन सा सत्य नहीं है? राजा युधिष्ठिर का समकालीन था, ये तो सत्य दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही दिख रहा है। अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को लेकर उनका अर्जुन से क्या हो गया? विवाद हो गया। किसके जी? अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को लेकर उनका अर्जुन से विवाद हुआ था, ये भी सही दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी सही है। इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था क्या? पहले ही इसके बारे में डिस्कस किए थे कि युधिष्ठिर जी इस विवाद का समाधान करने के लिए, निवारण करने के लिए नहीं आएंगे, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी ही अपने को गलत दिख रहा है। कौन सा सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, युधिष्ठिर जी नहीं आएंगे। मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था, है ना, आरे से कटवाया था अंग को, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? आरंग पड़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, ये कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सत्य नहीं है ना। ठीक, क्लियर, पहला का सी हो जाएगा। दूसरा का देखो, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से महाशिवगुप्त संबंधित है? महाशिवगुप्त कौन है भाई? महाशिवगुप्त बालार्जुन। कौन है? महाशिवगुप्त बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, जब इनका हायरार्की देखोगे पांडुवंशी शासक का, तो हर्षगुप्त, चंद्रगुप्त, है ना, और उनके नीचे कौन? महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक, महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो ये किनका महाशिवगुप्त बोला जा रहा है? तो ये शैव धर्म के उपासक थे। किसके धर्म के? शैव धर्म के उपासक थे। लेकिन जितने भी पांडुवंशी शासक हैं वो किसने? वैष्णव धर्म के उपासक थे। लेकिन ये अकेले महाशिवगुप्त बालार्जुन, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन में देखो नाम से ही शिवगुप्त आ रहा है, तो शैव धर्म के क्या थे? उपासक थे, ये याद रखना। ठीक है, कौन से काल के शासक हैं? तो ये याद रखना जी, पांडुवंशी शासक है, पांडुवंश के शासक हैं। इनके बारे में याद रखना है 3-4 काम, है ना, जो आप लोग को जानना जरूरी है। तो याद रखना, इसका एक कोड याद रखना, है ना, एलजी टीवी करके नाम सुने हो ना, तो एलजी करके याद रखना, एलजी बीएच। एलजी बीएच क्या क्या है जी? एलजी बीएच, एल से याद रखना, एल से याद रखना लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर को कंप्लीट करवाया, है ना, बनवाया था। इनकी जो माता श्री थी, है ना, वो अपने पति की याद में बनवाए थे लक्ष्मण मंदिर को। जी से याद रखना गंधेश्वर महादेव मंदिर, गंधेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, तो गंधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, और इनको जीर्णोद्धार गंधेश्वर महादेव मंदिर का चिमना जी भोसले के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर देखो बी से इन्होंने अनेक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, अनेक बौद्ध विहार, अनेक बौद्ध विहार का निर्माण। ठीक है, और इनके समय में याद रखना 639 में चीनी यात्री हेनसांग, हेनसांग क्या करेगा? यहाँ पे घूमने आएगा, है ना, देखने सिरपुर के क्षेत्र में। तो एलजीबीएच करके याद रखना इनके कुछ काम को, किसको? महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को। ठीक है, तो एलजीबीएच याद रखना। एल से याद रखना लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया, जी से गंधेश्वर महादेव मंदिर, बी से अनेक बौद्ध विहार, और एच से याद रखना चीनी यात्री हेंगसांग 639 में सिरपुर की यात्रा करने आया था। ठीक है, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या पूछा गया? महाशिवगुप्त किससे संबंधित है? पांडुवंशी संबंधित है। कौन से धर्म के उपासक हैं? तो शैव धर्म के उपासक हैं। उनके कार्य क्या क्या हैं? तो 3-4 कार्य हैं।
ठीक है, ये क्लियर। तो दूसरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, पांडु वंश सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्न पांड्य वंशी राजाओं को उनके कार्यकाल अवधि के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो इनका हायरार्की अपने को जानना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले एक राजा याद रखना, उदयन। उदयन कौन थे जी, आदि पुरुष। उदयन कौन थे, पांडु वंश के आदि पुरुष। ठीक है, फिर याद रखना इंद्रबल, और इंद्रबल से 3 ब्रांच खुलेंगे। इंद्रबल से कितने ब्रांच, 3 ब्रांच खुलेंगे। किस कैसे याद रखोगे, एनआरआई करके याद रखना, एनआरआई करके याद रखना। एनआरआई क्या है जी, तो नन्नराज प्रथम, पहला क्या है, नन्नराज प्रथम। ठीक है, नन्नराज प्रथम। आर से याद रखना रणकेसरी, आर से याद रखना रणकेसरी, और आई से याद रखना ईशान देव। आई से क्या याद रखना, ईशान देव। ठीक है, क्लियर। उदयन को क्या कहा जाता है, पांडु वंश का आदि पुरुष। फिर इंद्रबल, इंद्रबल का 3 ब्रांच, नन्नराज प्रथम, रणकेसरी, ईशान देव। याद कैसे करोगे, बलशाली कौन होते हैं, एनआरआई। एनआरआई क्या होते हैं जी, बलशाली होते हैं। तो इंद्रबल याद रखना एनआरआई। नन्नराज प्रथम का याद रखना महाशिव तिवर देव और नन्नराज द्वितीय, महाशिव तिवर देव। ठीक है, और कौन, नन्नराज द्वितीय, नन्नराज सेकंड। ठीक है, ये नन्नराज क्या है, फर्स्ट है, ये नन्नराज सेकंड। रणकेसरी, अब ईशान देव। ठीक है, अब नन्नराज प्रथम के 2 ब्रांच खुलेंगे, एक ब्रांच में कौन आएगा, महाशिव तिवर देव। ठीक है, और एक ब्रांच आएगा नन्नराज द्वितीय का ही याद रखना, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त, बालार्जुन। चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त और महाशिवगुप्त, बालार्जुन। महाशिवगुप्त, बालार्जुन। ठीक है, ये टोटल इतना नाम आपको जानना पड़ेगा। यहां से चालू होगा यहां तक, फिर यहां से कहां जाएगा, यहां शासन करने। ठीक है, उदयन आदि पुरुष, इंद्रबल, इंद्रबल के 3 ब्रांच, एनआरआई, एनआरआई से नंदराज प्रथम, रणकेसरी, ईशान देव। ठीक है, इन दोनों तीनों का नाम याद नहीं रखना है ना, ये ज्यादा शासन नहीं करते, इधर वाले क्षेत्र में नहीं मिलता। फिर नन्नराज प्रथम का 2 ब्रांच खुलेगा, एक महाशिव तिवर देव, दूसरा नन्नराज द्वितीय। फिर उसका और एक ब्रांच क्या हो जाएगा, हर्षगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त, बालार्जुन। चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त, बालार्जुन। ठीक है, ये क्लियर इतना। अब इसको जमाओ भाई, है ना, कार्यकाल की अवधि के क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो क्या दिख रहा है, सबसे पहले देखो यहाँ पे इंद्रबल दिख रहा है क्या, पहले नंबर पे कौन आएगा, इंद्रबल। ठीक है, पहले नंबर पे कौन आएगा, इंद्रबल। तो तीसरा वाला क्या आएगा, पहले कौन सा ऑप्शन में है, तीसरा वाला पहले, ऑप्शन नंबर सी में, यही सही हो जाएगा, है ना। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, फिर भी और मिला लो। दूसरा कौन सा है देखो, नन्नराज प्रथम, तो इंद्रबल के बाद कौन आ रहा है, नन्नराज प्रथम। ठीक है, ये दूसरे क्रम पे आ जाएगा। फिर कौन सा देखो, पहला आएगा महाशिव तिवर देव, नन्नराज के बाद कौन आ रहा है, महाशिव तिवर देव, उसके बाद नन्नराज द्वितीय, फिर कौन आ रहा है, चंद्रगुप्त और हर्षगुप्त। तो हर्षगुप्त लास्ट दिख रहा है चौथे ऑप्शन पे, इंद्रबल पहले दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में 3, 2, 1 और 4। ठीक है, 3, 2, 1 और 4। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेनेशन के जरिए नहीं देखते तो ये पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होता कि हाँ इसके बाद ये आएगा। चाहता तो मैं पांडुवंशी राजाओं को कार्यकाल में अवधि समाप्त कीजिए, समापन कीजिए, किसके आधार पे, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा पहले आएगा, दूसरा आएगा पहले और चौथा, ऐसे करके भी निपटा सकते थे हम क्वेश्चन को। लेकिन भाई मतलब ही क्या है, जब पूरा कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो क्वेश्चन करने का क्या मतलब, है ना। तो एमसीक्यू के क्वांटिटी पे आप मत जाओ, उसके पीछे कितना लॉजिक लग रहा है, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, उस चीज को देखो और समझो। ठीक है, चलो अगला देखो, चौथे नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी
सुमेलित नहीं है? कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो पृथ्वी देवेश्वर मंदिर, तुम्बाड़, ठीक है, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर, तुम्बाड़। याद है क्या पृथ्वी देव प्रथम के द्वारा? तो पृथ्वी देव प्रथम के द्वारा कौन कौन से कार्य पीसीबी करके याद किए थे क्या? ठीक है, पी से क्या याद रखना? पृथ्वी देवेश्वर मंदिर, है ना, पी से पृथ्वी देवेश्वर मंदिर। पृथ्वी देवेश्वर मंदिर कहां पे? तुम्बाड़ में, ठीक है। विशाल तालाब कहां पे? रतनपुर। सी से चतुष्किका का निर्माण महामाया मंदिर के प्रांगण में, चतुष्किका का निर्माण ये भी कहां पे? तुम्बाड़ में, ठीक है। तो ये तीन चीजें याद रखना जी पृथ्वीदेव प्रथम का। तो पृथ्वी देवेश्वर मंदिर कहां पे? तुम्बाड़ में, सही दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए तो सही दिख रहा अपने को, ठीक है। विष्णु मंदिर जांजगीर चांपा में, जाजल्य देव प्रथम, ये भी सही है ना। इसको और कौन सा मंदिर? नक्टा मंदिर बोलते हैं। नक्टा मंदिर क्यों बोलेंगे? इसका जो ऊपर का स्लोप है, स्लोप नहीं बनाया है ना, क्या है, प्लेन है, समतल है। मंदिर अमूमन देखे होगे ऐसे तिरछा होके ऐसे करके, है ना, बनता है, लेकिन वहां पे क्या है, वो प्लेन है ऊपर वाले भाग में। तो इसको कौन सा मंदिर और भी बोला जाता है? तो नक्टा मंदिर भी बोला जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? जाजल्य देव प्रथम के द्वारा। और जाजल्य देव महोत्सव भी वहां पे मनाया जाता है, ठीक है। शिव मंदिर पाली, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शिव मंदिर पाली बाणवंशी शासक विक्रमादित्य। कल ही इसका पेपर हुआ है बॉयलर इंस्पेक्टर का, इसमें यही क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछा गया है, ठीक है। कल का ही पेपर है बॉयलर इंस्पेक्टर, ये क्वेश्चन आया है। तो याद रखना शिव मंदिर पाली किसके द्वारा किया जाएगा? बाणवंशी शासक, शासक विक्रमादित्य। किसके द्वारा? विक्रमादित्य, ठीक है। बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा शिव मंदिर पाली का बनाया गया है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय का कहाँ पे मिलेगा ताम्रपत्र जी, सॉरी शिलालेख कहाँ पे मिलेगा? तो इसका याद रखना राजिम। तो उसमें क्या दिखाया गया है कि विलास तुंग ने 700 से 740 के बीच क्या किया है? मंदिर बनवाया है, ठीक है, राजिम का राजीव लोचन मंदिर। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यही चीज पूछा है, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राघवंश छिंदक नागवंश से निम्नलिखित शासक संबंधित थे। तो ये देखो, है ना, अगर डायरेक्ट में हाँ ये ऑप्शन सही है, ये राजा आएंगे, हो गया, खत्म कर दूंगा। तो इसमें क्या समझोगे आप लोग? तो एमसीक्यू पैटर्न में आप लोग को डिटेल एक्सप्लेनेशन भी जानना जरूरी पड़ेगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को लेकर के देख लो, 10 राजाओं का नाम आता है, उन 10 राजाओं का नाम जानोगे नहीं तो एमसीक्यू कैसे बनाओगे? तो 10 राजा कौन कौन से हैं पहले ये याद रखना। सबसे पहले एनडीएम करके याद रखना, क्या याद रखना? एनडीएम करके। एन से याद रखना नृपति भूषण, नृपति भूषण। डी से याद रखना धारावर्ष, ठीक है। एम से याद रखना मधुरांतक देव, एम से याद रखना मधुरांतक देव, एनडीएम करके। फिर याद रखना सोमेश्वर देव प्रथम और कन्नर देव प्रथम, सोमेश्वर देव प्रथम और कन्नर देव प्रथम, कन्नर देव प्रथम। जब सोमेश्वर देव प्रथम और कन्नर देव प्रथम खत्म होगा, उनके बाद कौन आएगा? जय सिंह देव, जय सिंह देव। दो ही नाम आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, एक जय सिंह देव याद रखना है, एक नरसिंह देव याद रखना है। लेकिन देखो क्या बोल रहा हूं मैं, सोमेश्वर देव प्रथम, कन्नर देव प्रथम, इसके बाद सोमेश्वर देव प्रथम आ गए तो सोमेश्वर देव द्वितीय और कन्नर देव द्वितीय आएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा राजा का नाम याद नहीं रखना है। सबसे पहले क्या याद रखोगे? एनडीएम करके याद रखना, एनडीएम।
ठीक है। एन से क्या याद रखोगे, नृपति भूषण, डी से धारावर्ष, एम से मधुरांतक देव, ठीक है, एनडीएम करके याद किए। फिर सोमेश्वर देव प्रथम और कन्हर देव प्रथम, इसके बाद जब पढ़ेंगे सोमेश्वर देव द्वितीय, कन्हर देव द्वितीय, ठीक है, ये याद हो जाएगा। लेकिन क्या है, सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हर देव प्रथम जब खत्म होता है उसके बाद ही कौन आएगा, जय सिंह देव। लेकिन सोमेश्वर देव द्वितीय, सोमेश्वर देव द्वितीय और कन्हर देव द्वितीय, कन्हर देव द्वितीय, इन दोनों के बीच में आएगा नरसिंह देव, नरसिंह देव, ठीक है, ये क्लियर हुआ। जय सिंह देव, नरसिंह देव अपने को याद रखना है, लेकिन जय सिंह देव किसके बाद आएगा, सोमेश्वर देव प्रथम और कन्हर देव प्रथम के बाद आएगा जय सिंह देव। सोमेश्वर देव द्वितीय, कन्हर देव द्वितीय, इन दोनों के बीच में आएगा कौन, नरसिंह देव। और लास्ट शासक याद रखना हरि, ठीक है, हरिसेन, क्लियर। अब कौन कौन है देखो, ये पूरा 10 राजाओं का नाम याद हुआ। अब क्वेश्चन करो, क्या बोल रहा है कि प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से कौन कौन से शासक संबंधित हैं, कौन कौन से शासक संबंधित हैं, कितना नाम दिख रहा है आपको, सोमेश्वर देव दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, कन्हर देव दिख रहा है क्या, ये भी दिख रहा है, नरसिंह देव ये भी दिख रहा है, देखो नरसिंह देव, और यहाँ पे क्या है जय सिंह देव, लेकिन ये क्या दिख रहा है, जय देव, तो ये आएगा क्या, नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, चौथा नंबर वाला जय देव नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है अपने को, जय सिंह देव दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। तो एक दिख रहा है, दो दिख रहा है, तीन दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में है, एक दिख रहा है, दो दिख रहा है, तीन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक, दो और तीन सही हो जाएगा, ठीक है, कौन कौन सही होगा, एक, दो और तीन सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। छठवां देखो, छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, चलो भाई विचार करो क्या क्या है, हलवा विद्रोह, परलकोट विद्रोह, अच्छा इसको जमाना है ना, तो जमाना है तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, इसका डेट देख लेते हैं, डेट देखने के बाद क्या करेंगे, इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आएंगे कि कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। तो देखो हलवा विद्रोह कब हुआ है जी, हलवा विद्रोह कब हुआ है, तो हलवा विद्रोह याद रखना 1774 से 77 के बीच, क्या है हलवा विद्रोह, ठीक है, तो उत्तराधिकार का युद्ध होता है, किसके किसके बीच, अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच उत्तराधिकार के संबंध में युद्ध होगा, और 1777 के आते आते तक जितने भी हलवा है, उन हलवा जनजातियों के जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं उन सबको क्या किया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक, क्लियर। तो इस विद्रोह के नेता कौन रहते हैं जी, विद्रोह के नेता कौन रहते हैं, अजमेर सिंह, ठीक है, तो ये क्या कहाएगा 1774 से 1777 हलवा विद्रोह। परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी दी गई, तो पर्टिकुलर याद रखना परलकोट के जमींदार का, और क्या याद रखना, शहीद वीर नारायण सिंह जी का, ठीक। तो बस्तर का प्रथम शहीद कौन कहलाता है, जमींदार गेंद सिंह, जबकि छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किनको कहा जाता है, वीर नारायण सिंह को, ठीक है, तो ये दोनों को अलग से याद रखना, ठीक। तो जमींदार गेंद सिंह को फांसी कब दी गई, तो ये याद रखना 1825 में दी गई थी, ठीक है, परलकोट विद्रोह गेंद सिंह 25, ठीक है, 1825 में, कब है 1825 में, याद रखना। सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह, ठीक है, तो हनुमान सिंह के बारे में सुना होगा, तो सिपाही विद्रोह कब होता है जी, हमारे यहाँ 1858 में, 1858 में, तो मेजर सिडवेल को 17 बार चाकू मार करके हत्या करते हैं, है ना। सिपाही विद्रोह कहां से प्रभावित हुआ था, मंगल पांडे के सिपाही विद्रोह से, ठीक है, तो ये 1858 में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ में, है ना। छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण कब हुआ, तो 1741 में रघुनाथ सिंह, है ना, फिर रघुनाथ सिंह की जो दो पत्नी थी लक्ष्मण कुंवर, है ना, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, पद्म कुमार और लक्ष्मण कुंवर दो पत्नियां थी, दो पत्नियां सरेंडर कर दिए थे, आत्मसमर्पण कर दिए थे, क्यों कारण था,
रघुनाथ सिंह एक तो वृद्ध हो गया था, 72 साल का उम्र हो गया था, उनके कोई भी पुत्र नहीं होने की वजह से, मतलब पुत्र थे उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उनकी हत्या के गम में डूबे हुए थे, है ना, तो ये युद्ध करने के हालत में नहीं थे। मराठों का जब आक्रमण हुआ 1741 में, मूरिया विद्रोह, ठीक है, तो मूरिया विद्रोह कब जी, झाड़ा सिरहा 1876। मूरिया विद्रोह कब हुआ, झाड़ा सिरहा 1876 में। रतनपुर की स्थापना कब होती है, तो 1045 से 1050। देखो कल के ही एग्जाम में आया था, रतनपुर की स्थापना कब हुई थी। बायलर इंस्पेक्टर का अगर क्वेश्चन देखोगे 50 क्वेश्चन सीजीजीएस का आया था, 50 क्वेश्चन सीजीजीएस का आया था, और 100 नंबर किसका था, टेक्निकल का था, ठीक है, 2 पोस्ट थे, लेकिन 50 क्वेश्चन किसके थे, सीजीजीएस के थे। तो रतनपुर की स्थापना कब हुई, 1045 से 1050 रत्नदेव प्रथम जी के द्वारा किया गया था, रत्नदेव प्रथम जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। रतनपुर की स्थापना 1045 से 1050। शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो 10 दिसंबर 1857, ठीक है, 10 दिसंबर 1857। पूरा हर स्टेटमेंट का अपने को डेट मिल गया, हर स्टेटमेंट का डेट मिला, अब इस आधार पे क्या करो, इसको मिलाते जाओ, ठीक है। तो कौन सी घटना पहले हुई थी जी, ये देखो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, 74, 76, 77, है ना, सबसे पहले ये वाला आ रहा है क्या, ये पहले आएगा भाई, मराठों का आक्रमण हुआ, मराठों का आक्रमण हुआ, है ना। सॉरी, सबसे पहले क्या हुआ, 1045 से 1050 रतनपुर का निर्माण हुआ, है ना, 1045 से 1050, तो ये भी आई वाला पहले आएगा, भी आई वाला पहले आएगा। फिर देखो उसके बाद क्या दिख रहा है अपने को, 1741, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। फिर कौन आएगा जी, देखो उसके बाद 41 के बाद 74, 77 दिख रहा है क्या, ये तीसरे नंबर पे आएगा। चौथे नंबर पे कौन आएगा, परलकोट का विद्रोह दिख रहा है, ये चौथे नंबर पे आएगा, ठीक है, परलकोट का विद्रोह चौथे नंबर पे आएगा, ठीक। तो इन तीन के आधार पे आप क्या करो, आंसर निकालो, अगर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो और ऑप्शन देखेंगे। तो क्या आएगा, भी आई पहले दिख रहा है क्या अपने को, भी आई पहले दिख रहा है, उसके बाद क्या दिख रहा है दूसरे नंबर पे, आई भी दिख रहा है चौथा, फिर कौन सा दिख रहा है, पहला, फिर चौथा नंबर का, चौथा नंबर का कौन सा दिख रहा है, परलकोट दूसरा, ठीक है। तो ये देखो तो किसी ऑप्शन में मैच हो रहा है क्या, भी आई, आई भी 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है अपने को, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भी आई, आई भी 1 2, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, ठीक। तो 6 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। पूरा डिटेल से एक्सप्लेनेशन देखे थे। सातवां देखो, छत्तीसगढ़ में सूबा शासनकालीन एगन्यू द्वारा वर्णित निम्नलिखित में से टैक्स को सुमेलित कीजिए। तो कौन कौन सा टैक्स दिए थे, है ना, किसके काल में, एगन्यू के काल में, सूबा शासन के दौरान। तो देखो क्या हो जाएगा, सेवाई कर, सेवाई कर क्या है जी, तो सेवाई कर एक प्रकार का क्या है, जुर्माना, अर्थदंड या जुर्माना था, अर्थ दंड या जुर्माना को क्या बोलेंगे, सेवाई कर बोलेंगे। मोकासा किसको बोलेंगे, देखो मोकासा किसको बोलेंगे, जो ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव होते थे, उस भूमि को क्या बोला जाता था, मोकासा बोला जाता था, ठीक है, उस भूमि को क्या बोला जाता था, मोकासा। महल, महल मतलब खालसा, ठीक है, खालसा जमीन पर टैक्स। और पट्टी क्या होता था, घरों पर लगाया जाने वाला टैक्स, पट्टी क्या होता था, घरों पर लगाया जाने वाला टैक्स। तो ए का क्या दिख रहा है अपने को, 3 दिख रहा है, ए का 3, बी का 1, सी का 2, 3 1 और 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 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, 3 1 और 2, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, 3 1 और 2।
8वां देखो, निम्नलिखित कथन को पढ़िए, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ठीक है, पहला कथन क्या बोल रहा है, सुप्रिंटेंडेंट के रूप में मेजर एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। ठीक है, रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की, कब किया था, 1818 में। ठीक है, कब किया था, 1818 में। उसने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया, ये भी सही है। चलो इसके संबंध में देख लेते हैं, किसके संबंध में, एगेन्यू, एगेन्यू के संबंध में कौन कौन से कार्य हैं। तो सबसे पहले ये क्या करता है, रतनपुर और रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण। ठीक है, रतनपुर रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण कैसे करेगा, रतनपुर से ये क्या करेगा, राजधानी को ट्रांसफर करके रायपुर कर देगा। ठीक है, टोटल छत्तीसगढ़ में 27 परगने थे, उन 27 परगनों को कितने में, 9 परगनों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, 27 परगनों को 9 परगनों में बांट दिया गया। तीसरा कार्य क्या था, 9 से ही याद रखना है अपने को, 3, तो 3 यहाँ पे अधिकारी नियुक्त किए। कौन कौन अधिकारी थे, एक था बरार पांडे। ठीक है, एक कौन था, बरार पांडे, एक था पोतदार, और एक कौन था, अमीन। ठीक है, क्लियर। तो ये 3 अधिकारी नियुक्त किए थे कर संग्रहण के लिए, बरार पांडे, पोतदार और अमीन। पहले क्या किया, रतनपुर से रायपुर राजधानी स्थानांतरित किया 1818 में, 27 परगनों को 9 परगनों में डिवाइड किया, टैक्स वसूलने के लिए 3, बरार पांडे, पोतदार और अमीन। ठीक है, और 20-30 गांव में एक कर संग्रहण के लिए अधिकारी नियुक्त किया, किसका, पांड्या का, जो क्या करता था, अमीन का क्या करता था, हेल्प करता था। 20-30 गांव में एक अधिकारी नियुक्त किया, पांड्या, और ये पांड्या क्या करता था, अमीन का हेल्प करता था। ठीक है, ये समझ में आया इतना एगेन्यू के कार्यकाल में। और किसी भी प्रकार का इसने पंचायत का व्यवस्था नहीं किया था, है ना, पंचायत का किसी भी प्रकार का व्यवस्था नहीं किया था। ठीक, अब देखो इस आधार पे स्टेटमेंट चेक करो। पहला स्टेटमेंट क्या है, सुप्रिंटेंडेंट के रूप में मेजर एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की, पहला सही दिख रहा है अपने को। उसने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया, ये भी सही दिख रहा है, प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया, 27 को 9 में बांट दिया। उसने छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था किया गया, नहीं। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, गलत। तो इस आधार पे ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 क्या होगा, सही होगा, 1 और 2 क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर जी, समझ में आया 1 और 2 कैसे सही हुआ। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखो, सूची 1 को अपने को सूची 2 में मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। कैप्टन एडमंड एगेन्यू सैंडिस और क्राफर्ड के बारे में। तो सैंडिस के समय में याद रखना, बस्तर और करोद जमींदारी का जो विवाद था, उस विवाद को क्या किया था, सुलझाया था, है ना। तो बस्तर और करोद के बीच जो विवाद था, वो विवाद मामला किस में आएगा, सैंडिस में आएगा। एडमंड, ड से ही याद रखना, एडमंड ड से याद रखना, डोंगरगढ़। ठीक है, डोंगरगढ़, एडमंड ड से याद रखना, डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ का विद्रोह हुआ था। ठीक है, एगेन्यू के समय में याद रखना, एगेन्यू क्या किया था, रतनपुर से रायपुर उसका जिला स्थानांतरित किया था। क्राफर्ड क्या था, लास्ट ब्रिटिश अधिकारी था, जो सत्ता को पुनः क्या करेगा, ब्रिटिश संरक्षण को समाप्ति करके मराठों को दे देगा। ठीक है, अब चलो मिलाते जाओ। एडमंड देखो, ड से डोंगरगढ़, ड से डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ जमींदारी में विद्रोह हुआ। ठीक है, एगेन्यू देखो क्या था, रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया। सैंडिस क्या था, सैंडिस बस्तर और करोद के बीच जमींदारी के बीच विवाद था। और क्राफर्ड क्या था, ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति, ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति। तो ए का क्या दिख रहा है अपने को, 2 दिख रहा है, बी का क्या दिख रहा है, 1, सी का 4, और डी का क्या दिख रहा है, 3। 2, 1, 4 और 3 कौन से ऑप्शन में है, 2 सब में है, 1 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, 4 लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2, 1, 4 और 3। नेक्स्ट देखो 10वां क्वेश्चन, सही उत्तर दीजिए। 1854 में
नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया, तब हम लोग को कथन और कारण के आधार पे क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, ठीक है। तो 1854 में क्या हुआ था जी, नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया था। ठीक है, लेकिन 1854 में नागपुर में जो था, नागपुर में एक क्या था, सेंट्रल पे एक अधिकारी था जो क्या करता था, एक हिसाब से रेगुलेट करता था, और उस अधिकारी का नाम क्या था, रेजिमेंट होता था। उस रेजिमेंट का अधिकारी कौन था, मेंसल था। ठीक है, तो नागपुर राज्य के रेजिमेंट मेंसल को ब्रिटिश अधिकृत नागपुर राज्य का प्रथम क्या बनाया गया था, कमिश्नर बनाया गया था। और उसी कमिश्नर के आधार पे जो उसका सब ऑर्डिनेट था वो कौन था, डिप्टी कमिश्नर था। एक कमिश्नर कहाँ था, नागपुर में, और उसी का सब ऑर्डिनेट करता था डिप्टी कमिश्नर, कौन था, चार्ल्स एलियट। ये कौन था, मेंसल। ठीक है, तो कमिश्नर कौन था, मेंसल। कहां पे था ये था नागपुर में। रायपुर में कहा था, रायपुर में एक था इसका डिप्टी कमिश्नर। तो डिप्टी कमिश्नर कौन होता था, चार्ल्स इलियट, चार्ल्स इलियट। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे थे जी। तो कथन और कारण दोनों सही दिख रहा है क्या, कथन सही दिख रहा है और कथन दो भी सही दिख रहा है, कथन एक और कथन दो दोनों सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है क्या आपने को, ऑप्शन नंबर डी, कथन एक और कथन दो दोनों क्या है, सही है। ठीक है, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। अगला देखो, छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकल श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, मैकल श्रेणी का विस्तार है। मैकल श्रेणी की ही सहायक और श्रेणियां कौन सी है, मैकल की सहायक श्रेणियां पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार। अगर कल का एग्जाम पेपर देखोगे तो यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो पेंड्रा लोरमी क्या है जी, एक प्रकार का मैदान है, पाट प्रदेश है या पठार है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार। तो पेंड्रा लोरमी क्या है, एक प्रकार का पठारी इलाका है। ठीक है, पेंड्रा लोरमी का क्या है, एक पठारी इलाका है। सही जोड़ी मिलाओ में दिया था। और क्या था यहाँ पे, एक ऑप्शन सामरी था। सामरी क्या है, पाट प्रदेश, सामरी क्या है, पाट प्रदेश। ठीक है, तो कल के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो दोनों मिल जाएगा। एक पेंड्रा लोरमी का पठार है ना, किसमें आएगा, पठार में। सामरी किसमें आएगा, पाट प्रदेश में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकल श्रेणी विस्तारित है, छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकल श्रेणी विस्तारित है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकल श्रेणी विस्तारित है, 11वें नंबर का क्वेश्चन देखो। तो कहां कहां फैलेगा जी ये, तो ये सबसे पहले मैकल श्रेणी जो है वो कवर्धा रेंज में जाएगा, है ना, कवर्धा। ठीक है, मुंगेली, बिलासपुर, इस वाले क्षेत्र में जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का ये वाला क्षेत्र जब देख रहे हो आप लोग, राजनांदगांव हिस्सा, तो ये सबसे पहले स्टार्ट होता है राजनांदगांव से। कहां से स्टार्ट होता है, राजनांदगांव से। राजनांदगांव के बाद, ठीक है, सॉरी, राजनांदगांव से नहीं, राजनांदगांव से मैकल रेंज ये चालू हो जाएगा, है ना। लेकिन उसके जस्ट ऊपर से ये जाएगा, कहां से, मुंगेली से, लोरमी से, कवर्धा से, है ना, कवर्धा, कवर्धा। इसी के कारण ये कवर्धा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, वृष्टि छाया वाला क्षेत्र कहलाता है, वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएगा कवर्धा। कवर्धा के बाद ये कहां फैलेगा, मुंगेली वाले क्षेत्र में। ठीक है, लोरमी और मुंगेली, लोरमी और मुंगेली, कवर्धा लोरमी मुंगेली। कौन से ऑप्शन में है, राजनांदगांव खैरागढ़ कवर्धा, नहीं ये नहीं होगा, है ना। पेंड्रा लोरमी राजनांदगांव, ये भी नहीं होगा। कवर्धा लोरमी और मुंगेली, कवर्धा लोरमी और मुंगेली, ये क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी याद रखना, बदरगढ़ की जो पहाड़ी है 1176, उसकी ऊंची चोटी है, क्या याद रखना, बदरगढ़ 1176, बदरगढ़ 1176 ऊंची चोटी है इसकी, याद रखना। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछ भी देगा। ठीक, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी, कवर्धा लोरमी और मुंगेली से ही हो जाएगा। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखो, पहाड़ी और इसको आधार पे हम लोग को मिलाना है।
तो बैलाडीला कहाँ है जी? बैलाडीला दंतेवाड़ा में, ठीक है। अबुझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है? नारायणपुर। छुरी उदयपुर की पहाड़ी है ना, छुरी उदयपुर की पहाड़ी और देवगढ़ पहाड़ी। यहाँ पे देखो छुरी उदयपुर की पहाड़ी और देवगढ़ की पहाड़ी। तो देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी सरगुजा वाले क्षेत्र में, छुरी उदयपुर की पहाड़ी कोरबा वाले क्षेत्र में ज्यादा। ये ट्रायंगल शेप में मिलता है ना, कहाँ पे? एक तो कोरबा में, ठीक है, रायगढ़ और सरगुजा। लेकिन मैक्सिमम हिस्सा 80% भाग इसका कहाँ पे है? कोरबा वाले क्षेत्र में। किसका? उदयपुर की पहाड़ी का, ठीक है। तो इस आधार पे देखो ऑप्शन छाटो, टिक करो, है ना। पहला देखो बैलाडीला, एक का क्या दिख रहा है? सी दिख रहा है, दो का क्या दिख रहा है? डी दिख रहा है, तीन का ए और चार का बी, चार का बी। सी डी ए बी, सी डी ए बी कहाँ पे दिख रहा है? सी डी ए बी ऑप्शन नंबर डी, सी डी ए बी ऑप्शन नंबर डी, सी डी ए बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सी डी ए बी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। चलो अगला देखो 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य की तहसीलों से कर्क रेखा गुजरने का पूर्व से पश्चिम का क्रम है? पूर्व से पश्चिम का क्रम है ना, तो याद रखना यहां से यहां तक जाएगा, पूर्व से पश्चिम बोल रहा है, ठीक है। पूर्व वाले क्षेत्र से पश्चिम वाले क्षेत्र में पूछ रहा है, तो ये 3 क्षेत्र से जाएगा, गुजरेगा, ठीक। सबसे पहले ये कहां से जाएगा जी? बलरामपुर से। बलरामपुर के बाद सूरजपुर सर, ठीक है, सूरजपुर वाले क्षेत्र में जाएगा, ठीक। सूरजपुर के बाद ये कौन सा? कोरिया वाले क्षेत्र में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, 3 क्षेत्र से होकर के जाएगा। एक कहां से जाएगा? बलरामपुर से, बलरामपुर पहला, दूसरा याद रखना सूरजपुर, तीसरा याद रखना कोरिया क्षेत्र, और चौथा क्या हो जाएगा? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। लेकिन मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये 3 ऑप्शन के आधार पे छाटो। सबसे पहले बलरामपुर, तो बलरामपुर में याद रखना कुसमी और बैकुंठपुर, ठीक है, सॉरी कुसमी और बलरामपुर याद रखना। बलरामपुर में सबसे पहले यहां पे आएगा कुसमी, कुसमी, फिर आएगा बलरामपुर, कुसमी और बलरामपुर। ये कौन से क्षेत्र में? बलरामपुर वाले क्षेत्र में। सूरजपुर में 2 याद रखना, सूरजपुर में याद रखना एक आएगा प्रतापपुर और एक ओड़गी। क्या आएगा? प्रतापपुर, बलरामपुर के जस्ट बगल में प्रतापपुर, और यहां पे याद रखना ओड़गी, ठीक है। कोरिया वाले क्षेत्र में याद रखना, कोरिया वाले क्षेत्र में सोनहट, सोनहट, और यहां पे याद रखना भरतपुर, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व मिलाने के लिए बोले तो सबसे लास्ट में आएगा भरतपुर और पहले नंबर पे आएगा कुसमी, पहले नंबर पे आएगा कुसमी और लास्ट में आएगा भरतपुर। कौन से ऑप्शन में है देखो, सबसे पहला कुसमी, ये तीनों में दिख रहा है ना, और लास्ट में आएगा भरतपुर, भरतपुर यहां दिख रहा है यहां। तो ये देखो ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्या अपने को? ऑप्शन नंबर डी भरतपुर, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व अपने को जमाना है, सबसे पहला कुसमी, फिर बलरामपुर, कुसमी बलरामपुर, फिर देखो प्रतापपुर और ओड़गी, प्रतापपुर और ओड़गी, फिर सोनहट और भरतपुर, सोनहट और भरतपुर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कब के कंडीशन में? पूर्व से पश्चिम जमाने के लिए बोले तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है पूछ रहा है। कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो कोरबा नदी बेसिन, सबरी नदी बेसिन, हसदो रामपुर बेसिन। ये हसदो रामपुर बेसिन कल के पेपर में आया है ना। मनियारी नदी देखो, तो प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पेपर होता है थोड़ा एक बार देख लेना, रिसेंट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्वेश्चन का क्या पैटर्न चल रहा है, वो रिसेंट वाला पेपर जैसे होता है तो उसका देखते रहना भाई, है ना। तो रिसेंट में क्या क्वेश्चन हो रहा है वो भी देखना।
सबसे पहले देखो कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है, तो कोरबा नदी बेसिन, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान। सबरी नदी बेसिन, मैकल श्रेणी, तो सबरी नदी बेसिन तो ये लास्ट वाले क्षेत्र में है ना, गोदावरी दंडकारण्य वाले क्षेत्र में है, दंडकारण्य वाले क्षेत्र में, तो ये तो गलत हो जाएगा सबरी नदी बेसिन। मनियारी नदी बेसिन बस्तर का पठार, ये नहीं, मैदान वाले क्षेत्र में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदान वाले क्षेत्र में शामिल हो जाएगा, ये गलत दिख रहा है। तो कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है, तो हसदो रामपुर बेसिन कहाँ पे है, बघेलखंड के पठार में। हसदो रामपुर बेसिन कहाँ है, बघेलखंड के पठार में। कैसे समझेंगे जी इसको, देखो हसदो रामपुर बेसिन बघेलखंड के पठार में सुमेलित है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर जब आप इसको देखोगे है ना, कहाँ से, बघेलखंड के पठार को, तो बघेलखंड के पठार को याद रखना है अपने को, बघेलखंड के पठार को, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्षेत्र सोरिक करके याद रखना, सुहागपुर बेसिन, सुहागपुर बेसिन है ना, इस वाले क्षेत्र में सुहागपुर बेसिन। फिर याद रखना रिहंद बेसिन, ये कौन सा बेसिन, सुहागपुर बेसिन, रिहंद बेसिन और कन्हार बेसिन। कौन सा बेसिन, कन्हार बेसिन। कौन कौन सा पर्टिकुलर जगह है याद रखना, तो ये हो जाएगा कौन सा, वाड्रफ नगर, वाड्रफ नगर, ये कौन सा हो जाएगा, रामानुजगंज तहसील, रामानुजगंज तहसील। कौन सा क्षेत्र का है, पूर्वी बघेलखंड का भाग है ना। और ये वाला पूरा क्षेत्र जो दिख रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी हो जाएगा बीच में। और जो लास्ट वाला क्षेत्र देख रहे हो, इसको दो भागों में बांटोगे, एक कौन सा हो जाएगा, सरगुजा बेसिन, और एक हो जाएगा हसदो रामपुर बेसिन, हसदो रामपुर बेसिन। हसदो रामपुर बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है जी, तो कोयला के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, कोयला का भंडार यहाँ पे पाया जाता है। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के भौतिक विभागों को आप इस वाले सेक्शन से क्या कर सकते हो, विभाजित कर सकते हो। सबसे पहले सुहागपुर बेसिन, रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन, बीच वाले क्षेत्र में चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, लास्ट वाले क्षेत्र को दो भागों में बांटोगे, एक सरगुजा बेसिन और एक कौन सा हो जाएगा, हसदो रामपुर बेसिन। तो ये हसदो रामपुर बेसिन देखो कहां पे आ रहा है, बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। हसदो रामपुर बेसिन किसका हिस्सा है, बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, 15 नंबर का देखो, डीपाडीह किन नदियों के समागम में स्थित है, तो कान्हा है, सूर्या है, गलफुला है। खारून नदी के किनारे रायपुर शहर है ना, तो ये कहाँ पे, रायपुर दुर्ग वाले क्षेत्र में बहता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। एक सही है, तीन सही है और चार सही है। एक, तीन और चार कहाँ पे है, एक, तीन और चार, ऑप्शन नंबर डी सही है। एक, तीन और चार, एक, तीन, चार, ऑप्शन नंबर डी सही है जी। ठीक है, 16 नंबर का देखो, 16 नंबर का क्वेश्चन, नदी और जलप्रपात, हसदो नदी, बनास नदी, इंद्रावती और कांगेर नदी। तो ए का क्या दिख रहा है, हसदो कहाँ पे, हसदो नदी पे अमृत धारा है ना, यहीं पे। और कौन कौन सा है, कोरिया वाले क्षेत्र में अमृत धारा, अकुरी नाला, गावर घाट है ना। अकुरी नाला को कोरिया का एयर कंडीशन कहा जाता है। तो ये कहा, ए का क्या दिख रहा है अपने को, चार दिख रहा है। बी का क्या दिख रहा है, बनास चित्रकूट दिख रहा है, बनास चित्रकूट। ठीक है, इंद्रावती देखो, इंद्रावती। सी का क्या हो जाएगा, रामदा। और कांगेर कहाँ हो जाएगा, तीरथगढ़। कांगेर क्या हो जाएगा, तीरथगढ़। तो इस आधार पे ए का क्या दिख रहा है, चार। ए का, सॉरी सॉरी, एक मिनट, इसको फिर से करते हैं है ना, ये गलत हो गया है ना, थोड़ा सा देखो। ए का क्या दिख रहा है, हसदो, हसदो का तो सही दिख रहा है, अमृत धारा। ठीक है, हसदो का अमृत धारा सही दिख रहा है। बी का देखो, बनास, बनास का क्या हो जाएगा जी, तो बनास का याद रखना, ये याद रखना, रामदा है ना। बनास कहाँ पे,
रामदा। इंद्रावती याद रखना, ये हो जाएगा इंद्रावती चित्रकूट, इंद्रावती चित्रकूट। और कांगेर हो जाएगा तीरथगढ़। ये थोड़ा यहाँ पे मिसमैच हो गया था, है ना। तो हसदो कहाँ पे दिख रहा है अपने को, अमृतधारा। बनास कहाँ दिख रहा है, रामदा पे। इंद्रावती चित्रकूट और कांगेर पे तीरथगढ़ जलप्रपात। तो इस आधार पे देखो ऑप्शन छाटो। ए का क्या दिख रहा है 4, बी का क्या दिख रहा है 2, सी का 1 और डी का क्या दिख रहा है, डी का दिख रहा है 3। कौन से ऑप्शन में है 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 1 और 3 छाटो कहाँ पे है, 4 सब में है ना, तीनों में दिख रहा है। उसके बाद क्या 2 सिर्फ एक ही में है, उसके बाद 1 और डी। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। 4, 2, 1 और 3 ये सही होगा, 4, 2, 1 और 3। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4, 2, 1 और 3। नेक्स्ट देखो, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक याद रखना मिश्रित का है 43%, है ना। किसका है, मिश्रित वन का है 43%। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना कब से जारी की गई थी। तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना ये 1 जून 2021 को चालू हुआ था, ठीक है। कब से, 1 जून 2021 को। क्या करने के लिए, है ना। तो जो वन वाला क्षेत्र है उसका बढ़ाने के लिए क्या किया गया था, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना चालू किया गया था। 19वां क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, अभ्यारण्य और जिला के बारे में। तो सबसे पहले देखो सेमरसोत, सेमरसोत कहाँ पे है जी, बलरामपुर में। बादलखोल जसपुर में, सबसे छोटा 105 वर्ग किलोमीटर। गोमर्डा सोन कुत्ता के लिए जाना जाता है, कहाँ पे है, रायगढ़ में। और सीता नदी कहाँ पे है, धमतरी में, सीता नदी धमतरी में। तो इस आधार पे देखो छाटो, 1 का क्या दिख रहा है 3, बी का क्या दिख रहा है 4, सी का क्या दिख रहा है 1 और डी का क्या दिख रहा है 2। 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1 और 2 कहां पे है, ठीक है। 3, 4, 1 और 2 इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बताया गया है ना। 3, 4, 1 और 2, ठीक है। अब इसका देखो सी का क्या दिख रहा है अपने को, सी का 1, 1 का क्या दिख रहा है सी, 1 का क्या दिख रहा है सी। 2 का देखो क्या दिख रहा है, 2 का डी। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्या, है ना। इस आधार पे आपको जमाना है। 1 का क्या दिख रहा है सी दिख रहा है, 2 का क्या दिख रहा है डी दिख रहा है, 3 का क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, 3 का क्या दिख रहा है ए दिख रहा है और डी। ये देखो सीता नदी 2 का क्या दिख रहा है, 4 का बी, 4 का बी, बादलखोल जसपुर बादलखोल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। इस आधार पे आपको ये जमाना है, 1, 2, 3, 4 के आधार पे ए बी सी जमाना है, 1, 2, 3, 4 के आधार पे ए बी सी जमाना है, ठीक है। क्लियर, तो इस आधार पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लौहयस्क, लौहयस्क कहाँ पे, बैलाडीला। तो इसके खनन के लिए 3 आप लोग को पता होगा, बचेली है ना, किरंदुल माइंस, ठीक, और बैलाडीला जानते हो 80, 88, 68 में, ठीक है। तो लौह अयस्क के क्षेत्र में बैलाडीला ये सही हो जाएगा। हीरा कहाँ पे जाएगा जी, तो हीरा देखो, हीरा, हीरा मैनपुर है ना, सबसे ज्यादा हीरा कहाँ मिलेगा, मैनपुर। अलेक्जेंड्राइट कहाँ पे मिलेगा, देवभोग में मिलेगा। अलेक्जेंड्राइट कहाँ पे, देवभोग में। और कोरंडम कहाँ पे मिलेगा, भोपालपट्टनम। कोरंडम और भी कहाँ कहाँ पे मिलेगा, भोपालपट्टनम, उसूर, कुचनूर, है ना, यहाँ पे मिलेगा कोरंडम, ठीक है। हीरा और कहाँ कहाँ पे मिलेगा, तो पायली खंड में, है ना, मालेडीही यहाँ पे भी मिलेगा, बहराडीही, इन सब जगहों में भी मिलता है, लेकिन मेन रूप से याद रखना हीरा कहाँ मिलेगा, मैनपुर में, ठीक है। इस आधार पे छाटो, 1 का क्या दिख रहा है अपने को 3 दिख रहा है, बी का क्या दिख रहा है 4, सी का 1 और डी का क्या दिख रहा है 2। 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1 और 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन नंबर
सी दिख रहा है, सही हो जाएगा। ठीक है, जनजाति से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखो। 21 नंबर का, सरहुल नृत्य किसके द्वारा किया जाएगा? परब। देखो कल ही आया था परब नृत्य किसके द्वारा, है ना, ये वाला क्वेश्चन कल आया था जी, बॉयलर इंस्पेक्टर में ये वाला क्वेश्चन आया था। परब नृत्य कौन सी जनजाति करेगी? तो परब नृत्य ध्रुवा जनजाति करेगी। परब नृत्य कौन सी जनजाति? ध्रुवा जनजाति। ठीक है, ठीक। सरहुल नृत्य किसके द्वारा? तो उराव जनजाति के द्वारा। जब चैत्र माह में, देखना है ना, चैत्र माह में सरहुल नृत्य किया जाता है, कौन सी जनजाति? उराव जनजाति के द्वारा। हुल्की पाटा, माओ पाटा, तो इन सब के बारे में याद रखना। तो ये कौन सी जनजाति? मुरिया जनजाति। हुल्की पाटा, माओ पाटा, माओ पाटा भी कल आया था। माओ पाटा क्या है? एक प्रकार का शिकार नृत्य है। ठीक है, और देखो गौर नृत्य, तो गौर नृत्य कौन सा? माड़िया जनजाति के द्वारा। भैंस का सिंग लगा करके क्या किया जाएगा? किया जाएगा। तो एक का क्या दिख रहा है? द दिख रहा है, एक का द, दो का क्या दिख रहा है? स, तीन का क्या दिख रहा है? तीन का ब, और चार का क्या दिख रहा है? अ। ठीक है, द स ब अ, द स ब और अ कहाँ है? कौन से ऑप्शन में है? देखो द स, द स ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, द स ब और अ, द स ब और अ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नगाड़ा का उपयोग किया जाता है। नगाड़ा एक प्रकार का क्या है? वाद्य यंत्र है जी, है ना। और कौन से गाने में किया जाता है? फाग गीत गाने में नगाड़ा का यूज किया जाता है ना। शाहिद कपूर का वो वाला पिक्चर भी देखे होंगे, है ना, उसमें एक गाना है नगाड़ा बजा। तो कब के डेट में किया जाता है? जब होली खेला जाता है ना, गुलाल उड़ते हैं, तब के डेट में क्या किया जाता है? इसको फाग गीत के समय नगाड़ा बजाया जाता है। ठीक है, तो नगाड़ा का उपयोग फाग गीत के समय किया जाएगा। घड़वा शिल्प बनाया जाता है, तो घड़वा शिल्प किसके द्वारा बनाया जाता है? ये देखो घड़वा शिल्प किसके द्वारा? तो पीतल से भी घड़वा शिल्प बनाया जाता है। ठीक है, कांसा से बनाया जाता है। ठीक, और किससे याद रखना? रांगा से बनाया जाता है, लोहा से नहीं। लोहा के लिए अलग शिल्प कला है, लौह शिल्प कला, लौह शिल्प कला, लोहा के लिए अलग है लौह शिल्प कला। ठीक है, लोहा के लिए अलग है लौह शिल्प कला, तो ये नहीं आएगा। एक दो और तीन कौन सा ऑप्शन में है? एक दो और तीन, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा सही उत्तर? एक दो और तीन सही उत्तर हो जाएगा। 24वां देखो, हलवा जनजाति में ककई पानी किसे कहा जाता है? तो ककई पानी क्या है? प्रसूता को प्रसूति के बाद दिया जाने वाला जो औषधि पानी रहता है। ककई पानी क्या होता है? एक प्रकार का औषधि पानी रहता है, जो क्या किया जाता है? प्रसूता को प्रसूति के बाद क्या किया जाता है? दिया जाता है। उसको क्या बोला जाता है? ककई पानी बोला जाता है। ठीक है, कौन सी जनजाति में? हलवा जनजाति में। 25वां क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध गायक अरुण यादव किस गीत शैली से संबंधित है? तो अरुण यादव किस गीत शैली से संबंधित है जी? तो अरुण यादव याद रखना फाग गीत से संबंधित है। किस गीत से संबंधित है? फाग गीत से। तो प्रसिद्ध गायक अरुण यादव फाग गीत से संबंधित है। ठीक है, ये टोटल 25 क्वेश्चन हो गया। अगले वीडियो में नेक्स्ट हम लोग और 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये पर्टिकुलर सीरीज जो है वो आपके एडीओ एग्जाम तक चलते रहेगा। ठीक है, तो अगर किसी ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।